नमस्कार। आज हम गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी या जिसे इनसाइट लर्निंग थ्योरी या कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं के बारे में पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको साइकोलॉजिस्ट के नाम बताऊंगा जिन्होंने इस थ्योरी के डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान किया है। मैक्स वर्दिमर। अब ये जो मैक्स वर्दिमर थे एस्ट्रो हंगरियन साइकोलॉजिस्ट थे और फिलोसफर थे। इन्होंने फी फिनोमिना का निर्माण किया था जो विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है यानी कि जो गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी है उसका ये आधार बनती है, फी फिनोमिना बनाता है। अब ये फी फिनोमिना क्या था? ए फी फिनोमिना इज एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट दैट अराइजेस व्हेन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स लाइट बल्ब्स for example are placed side by side and illuminated rapidly one after another। अब देखो जब फी फिनोमिना एक ऐसे भ्रम होता है एन इज एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट जिसमें मूवमेंट होता है। वो इस जैसे लाइट बल्ब्स हैं, ठीक है, उनका मूवमेंट या कोई और चीज़ है उसका मूवमेंट इस प्रकार होता है कि वो साइड बाय साइड होते हैं और एक के बाद एक जलता रहता है, दूसरा बुझता रहता है। The effect is frequently used on the theatre marquees to give the impression of moving lights। और आपने इस तरह की जो लाइट्स हैं वो सिनेमाघरों में भी देखी होंगी। और जो वर्दिमर थे ये जब रेलवे क्रॉसिंग कर रहे थे तब इन्होंने इस लाइट को देखा और इन्होंने इसको थिएटर मार्कीस की लाइट से जो फ्लैश ऑन और ऑफ होती हैं से कंपेयर किया। ठीक है, अब अगले हैं कोलर, वोल्फगैंग कोलर। ठीक है, अब जो कोलर थे इन्होंने वर्कड विद एप्स ऑन इनसाइट, मतलब जो चिंपैंजीज हैं इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, और भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इन्होंने। फिर है कुर्तकोफ्का, इन्होंने डेवलप्ड लॉज ऑफ परसेप्शंस, जिन्होंने परसेप्शंस के जो नियम हैं उनको बनाया है, विकसित किया है। कुर्तकोफ्का रोड द बाइबल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जो बाइबल है उसको भी लिखा है। डेवलप्ड फील्ड थ्योरी, आपने कुर्ट लेविन का नाम सुना होगा और फील्ड थ्योरी के बारे में भी पढ़ा होगा। लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ एन एक्टिव रादर देन ए पैसिव प्रोसेस, ये कुर्ट लेविन ने कहा है। अब नेक्स्ट, अब इसमें अंतर्दृष्टि जो इनसाइट है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो ये अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है इसमें जर्मन के जो महान वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है कोलर, इसका नाम मैंने अभी पहले बताया। कोलर के कुछ प्रयोगों के आधार पर किया गया। अब उन्होंने ये प्रयोग हैं ये पशुओं पर किए। इन प्रयोगों से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पशु भी मनुष्य के समान सीख सकते हैं तथा वे बुद्धिपूर्ण निरीक्षण द्वारा सीखते हैं। जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने भी पशुओं पर प्रयोग करके सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था। उसने पशुओं को अप्राकृतिक स्थितियों में रखा तथा उन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। ऐसी स्थिति में यदि मनुष्य को रख दिया जाए तो वह भी इसी प्रकार की क्रियाएं करेगा। लेकिन जो कोलर है, कोलर ने चिंपैंजियों को प्राकृतिक स्थितियों में रखकर उनकी बुद्धि का प्रयोग को प्रामाणिकता प्रदान की। अब कोलर ने अपने प्रयोगों के परिणाम के आधार पर यह निष्कर्ष भी निकाला कि सब कुछ इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि द्वारा सीखा जाता है। और जो वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ, ठीक है, मैं बता देता हूँ, वुडवर्थ। अब जो वुडवर्थ हैं वो क्या कहते हैं कि बाय इनसाइट इज meant a good observation, perception of the situation as a whole or perception of those parts of the situation that provide a route to the goal। मतलब अंतर्दृष्टि का क्या अर्थ है? अच्छा निरीक्षण, स्थिति को पूर्ण इकाई के रूप में समझना और स्थित के उन भागों को समझना जो लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। अब वुडवर्थ ने कहा है कि किसी भी कार्य का प्रयास करने से पहले लक्ष्य देखना चाहिए। अब उसने
उसने जो इस बात को कहा है, किसी भी कार्य का प्रयास करने से पहले लक्ष्य को देखना चाहिए। फोरसाइट मतलब द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन आर बी नीडेड इन द फ्यूचर। ठीक है, इनसाइट लर्निंग। अब जो इनसाइट लर्निंग है उनमें उसमें फोरसाइट की ही बात की गई है, मतलब किसी भी कार्य का प्रयास करने से पहले लक्ष्य को देखना। इसे उसने पूर्व दृष्टि फोरसाइट की संज्ञा दी है, मतलब कि ऐसी योग्यता जिसमें हम यह देख पाएंगे कि आगे क्या होगा या फ्यूचर में हमें किस चीज़ टू बी नीडेड, क्या ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। ठीक है, इस दृष्टि से अब जो अंतर्बुद्धि के इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अब जो ये गेस्टाल्ट शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है कि किसी आकृति या वस्तु का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाए, वस्तु को एक इकाई के रूप में देखा जाए। एक इकाई में देखने से ही कई बातें सूझबूझ द्वारा सीखी जा सकती हैं। इस प्रकार जो ये इंसाइट है, अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया है कि विभिन्न अंगों की अपेक्षा संपूर्ण इकाई पर अधिक बल दिया जाना चाहिए इसके पार्ट्स की अपेक्षा। अब इसमें क्या होता है, विभिन्न अंगों को संगठित किया जाता है, लेकिन यह संगठन तभी सार्थक होता है जब इसके लिए लॉ ऑफ सिमिलैरिटी को अपनाया जाए। अब हम इसके जो लॉज हैं उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने संपूर्ण परिस्थिति का परसेप्शन किया, प्रत्यक्षीकरण और फिर बुद्धिमत्ता और उचित अनुक्रिया व्यक्त करने को अंतर्दृष्टि कहा है। दूसरे शब्दों में यह मानसिक योग्यता है जो मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के पशुओं में पाई जाती है। अब इस विधि में सीखने में समस्याओं का हल अचानक ही मस्तिष्क को सूझ जाता है और इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट थ्योरी कहा जाता है। अब कोहलर के मतानुसार जो अंतर्दृष्टि है, इनसाइट है, उसमें फोरसाइट निहित होती है और जो भूल और प्रयास है मतलब ट्रायल और एरर है उसमें हिंडसाइट निहित होती है। अब इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एन इवेंट और सिचुएशन ओनली आफ्टर इट हैपेंड, मतलब कि कोई घटना या कोई इवेंट कोई घट जाता है तो उस बाद उसको समझने की जो क्षमता होती है उसे हम हिंडसाइट कहते हैं। अब गेस्टाल्टवादियों ने मेमोरी ट्रेसिस की चर्चा की है। उसके अनुसार जो स्नायु संस्थान है में अनुभव द्वारा छोड़े गए चिन्हों को स्मृति चिन्ह कहा जाता है और जो स्मृति चिन्ह है अलग अलग अंश न होकर व्यवस्थित समग्र मतलब ऑर्गेनाइज्ड होल होते हैं, जिसे गेस्टाल्ट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब जो पशु प्राय भूल और प्रयास विधि द्वारा क्रियाएं करते हैं तथा अकस्मात रूप से उन्हें ठीक क्रिया का पता चलता है, बाद में वह पिछली असफल क्रियाओं को ध्यान में न रखते हुए बार बार क्रिया को दोहराते हैं, उसे अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हैं। अतः भूल और प्रयास विधि में प्रयास करने के पश्चात सोचा जाता है, मतलब ट्रायल एंड एरर में कार्य करने के पश्चात सोचा जाता है। इसमें मतलब हिंडसाइट निहित है, पूर्व दृष्टि निहित है। इसके विपरीत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में समस्या पूर्ण स्थिति को एक इकाई के रूप में देखा जाता है, अर्थात समाधान को क्रिया से पहले देख लिया जाता है। अतः इसमें पूर्व दृष्टि मतलब फोर साइट निहित है। अब इसमें परसेप्शन भी जो होता है, परसेप्शन क्या होता है, द एबिलिटी टू सी, किसी चीज़ को देखने की योग्यता, सुनने की योग्यता या अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं उससे किसी भी चीज़ के लिए अवेयर जागरूक होने की योग्यता को हम परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम इस जो स्टेजेस हैं इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इसके जो प्रयोग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जो कोहलर हैं, कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किए थे। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया। उसने चिंपैंजी को बंद पिंजरे में बुखा रखा और पिंजरे की छत पर केलों का गुच्छा इस तरह से लटका दिया कि वह उछल कर उस गुच्छे को प्राप्त ना कर सके। उसने
उस गुच्छे को प्राप्त करने के लिए उछल कर बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह असफल रहा। लेकिन इसी दौरान उसे एक विचार सूझा। पिंजरे में लकड़ी का एक बक्सा भी रखा हुआ था। उसने उस बक्से को केले के गुच्छे के नीचे रख दिया और उस पर चढ़कर छलांग लगाते ही केलों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। इस तरह के प्रयोग में कोहलर ने परिस्थिति को कठिन बना दिया। इस बार कोहलर ने केले ऊंचे लटकाए, लेकिन पिंजरे में एक बक्से के स्थान पर 2 बक्से रख दिए। इस बार चिंपैंजी ने एक बक्से को दूसरे बक्से के ऊपर रखा और केले प्राप्त करने में सफल हुआ। इसी प्रयोग में अगले चरण में कोहलर ने केलों की ऊंचाई और बढ़ा दी। इस बार उसने बक्सों के साथ एक छड़ी भी रख दी और यह छड़ी 2 भागों में थी, लेकिन इसमें दोनों भाग इस प्रकार के बने थे कि एक भाग दूसरे भाग में फिट होकर लंबी छड़ी बन सकती थी। उछल कूद करने के पश्चात उसे बॉक्सों के ऊपर चढ़कर भी केले प्राप्त करने में सफलता ना हुई। उसने छड़ी के दोनों भागों को जोड़ा और उससे केले प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार कोहलर ने देखा कि जानवर भी सूझबूझ का प्रयोग करते हैं। अब कोहलर ने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? कोहलर ने 15 मास की लड़की पर भी प्रयोग किया। इस लड़की ने कुछ देर पहले ही चलना सीखा था। इस लड़की से करीब 2 मीटर दूर एक खिलौना रख दिया गया। दूसरी ओर एक बाधा उत्पन्न कर दी गई। अब खिलौने को देखकर उस लड़की ने उसे लेने के लिए तथा बाधा पार करने के लिए प्रयास किया। इसमें उसने अपनी सूझबूझ या इनसाइट अंतर्दृष्टि से कार्य किया और बाधा के एक ओर से घूमकर उस खिलौने तक पहुंची। इस प्रयोग द्वारा भी सूझबूझ के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। अब अल्पोर्ट, ठीक है, अल्पोर्ट ने भी कोहलर के समान प्रयोग किए। ठीक है, उसने यह प्रयोग 44 बच्चों को लेकर किया। इन बच्चों की आयु 19 से 49 महीनों के बीच थी। उसने भी सुंदर सुंदर खिलौनों को अलमारी के ऊपर रख दिया। अब और उस तक पहुंचने के सभी साधन भी प्रदान कर दिए। अलमारी तक पहुंचने के सभी साधन भी प्रदान कर दिए और इन बच्चों ने इन साधनों का स्वयं प्रयोग करके खिलौने प्राप्त किए। इससे यह सिद्ध हुआ कि बच्चे भी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करते हैं। अब अंतर्दृष्टि को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे इंटेलिजेंस है, परसेप्शन है, एक्सपीरियंस है, ट्रायल एंड एरर्स है। ठीक है, इसके बिना जो अंतर्दृष्टि है वो सीखना संभव नहीं है। इस विधि की प्रमुख कमी यह है कि इसमें सभी प्रकार के अधिगम नहीं हो सकते, जैसे पढ़ना लिखना या बोलना इत्यादि। ठीक है, अब इसके हम जो लॉज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ इनसाइट लर्निंग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन, कांट सोल्व द प्रॉब्लम इनिशियली, डाटा गैदरिंग। क्या होता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको एकदम ही सोल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हम जो उसका तथ्य होते हैं, उसका जो डाटा होता है, आंकड़े होते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। इंक्यूबेशन, अब इंक्यूबेशन क्या होता है कि आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि जब हैन होती है जो वो क्या कुछ टेम्परेचर पर जिस किसी चीज़ को हम पकाने के लिए प्रयोग करती है, इंक्यूबेशन, या हैन होती है वो अंडों पर बैठती है। ठीक है, बिफोर दे हैच। ठीक है, आपने एक प्रवर्ब भी सुनी होगी, डोंट काउंट यूर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। ठीक है, अब इंक्यूबेशन क्या होती है कि हमारे माइंड में कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए सोल्यूशन चलता रहता है, चाहे हम कोई दूसरा भी कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इनसाइट क्या होती है कि अब क्या होता है कि हम एकदम सडनली देयर इज ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन, कि हमारे दिमाग में उस प्रोग्राम का जो सोल्यूशन होता है वो एकदम ही आ जाता है। जैसे कई बार मैथ का कोई क्वेश्चन है तो आपने उसको पढ़ा, आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप एकदम क्या होता है, आपका माइंड, आप सो रहे हैं और आपका माइंड काम कर रहा है, और सोते सोते क्या हुआ कि एकदम ही आपके माइंड में सोल्यूशन आ गया और एकदम आपने अप्लाई करा, वो हेल हो गया। ठीक है, तो उसको जो वेरीफाई, मतलब जो सोल्यूशन आया आपने क्या करा, उसका वेरिफिकेशन किया, सोल्यूशन चेकड किया, या आपने एकदम उसको चेकड किया तो वो सही हो गया। ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्या है कि आपकी ने इनसाइट जो लर्निंग है उसको इस्तेमाल किया। ठीक है, अब
या व्हेन ए थेफ्ट केस इज रिपोर्टेड, अब जब कोई चोरी का केस रिपोर्ट किया जाता है, कोई चोरी का रिपोर्ट आती है कि चोरी हो गई है, द पुलिस कम्स टू प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस, जो पुलिस होती है वो उस स्थान पर आती है, तथ्य को इकट्ठा करती है और पूरी जो सिचुएशन है, पूरी जो परिस्थिति है उसको देखती है और सब वर्कआउट इन हिज माइंड ऑल द क्लूज टू कैच होल्ड, और वो सभी उन छोटे छोटे पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को देखती है कि जो वर्कआउट इन, और अपनी माइंड में उन चीज़ों को दौड़ाती है कि तो किस तरह जो चोर है उसको पकड़ा जाए, और फाइनली उसके ऊपर एक्ट करती है, ठीक है, और फिर उसका जो सोल्यूशन है वो निकालती है, ठीक है। अब जैसे हाउस इज मोर देन ब्रिक्स एंड मोर्टर, अब वो एंड अदर मटेरियल्स दैट आर इन बिल्डिंग, अब इसमें क्या होता है कि होल कि मतलब संपूर्ण चीज़ को ही माना जाता है, उसके पार्ट्स को हम अलग अलग करके नहीं देखते, ठीक है। जैसे एक हम हाउस को देख रहे हैं, उसकी जो ब्रिक्स है, उसकी जो चिनाई है, ठीक है, या अदर मटेरियल्स है उस पर यूज़ हुआ, ठीक है, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। डैट आर इन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग में यूज हो रहा है, हम पूरे हाउस को एक ही होल के रूप में देखेंगे, पूर्ण रूप में एक इकाई के रूप में देखेंगे। अब जैसे ए बुक इज मोर देन कलेक्शन ऑफ फ्यू प्रिंटेड पेजेस, अब हम जो फ्यू प्रिंटेड पेजेस होते हैं उनको ना देखते हुए बुक को पूरे कंप्लीट रूप में देखते हैं। सिमिलरली लर्निंग सिचुएशन इज मोर देन एलिमेंट्स ऑफ विच इट इज कंपोज्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू Gestalt point of view, the situation should be learned as whole rather than separated into component parts and learned pieces by piece, इसलिए जो हमारी लर्निंग होती है उसको भी हमने होल, दी सिचुएशन शुड बी लर्नड एज होल, जो सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है, उसको हम क्या करते हैं, शुड बी लर्नड कि पूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स के रूप में नहीं देखते, और ना ही लर्नड पीस बाय पीस, और ना ही उसको एक एक टुकड़े के द्वारा सीखते हैं, हम उसे पूर्ण रूप से सीखते हैं, ठीक है। अब गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब जैसे आप ये एक चित्र देख रहे हैं, अब इस चित्र को ध्यान से देखें तो इसके अंदर, एक चित्र के अंदर ही बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको एक ही कंप्लीट होल मान रहा है, ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट्स को कंसीडर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ये एक ही है, ठीक है, होल के रूप में इसको कंसीडर करना है, ठीक है। अब हम इसके कुछ एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब फिगर ग्राउंड, अब जो फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल है, बात है ये क्या कहती है, दी आई डिफ्रेंशिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एरिया, अब जो जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसके किसी ऑब्जेक्ट को उसके जो सराउंडिंग एरिया है, जो उसको घेर रहा है, उससे अलग देख लेते हैं। ए फॉर्म आर शेप इज परसीव्ड एज फिगर, जो फॉर्म या जो आकृति या जो फॉर्म है, शेप है, ठीक है, जो आकार है, ठीक है, वो इज परसीव्ड एज फिगर, वो हमें क्या परसीव्ड होता है, हमें ग्रहण होता है किस रूप में, फिगर के रूप में। हमारी इंद्रियां उसको, मतलब आइज़ है, हमारा माइंड है, उसे एक फिगर के रूप में देख लेते हैं, एक आकृति के रूप में देख लेते हैं, और जो उसका चारों तरफ का एरिया होता है, सराउंडिंग एरिया होता है, ठीक है, उसे हम क्या परसीव करते हैं, ग्राउंड, उसे हम क्या कहेंगे, ग्राउंड कहते हैं। यानी कि जो फॉर्म होती है उसे हम फिगर, और जो सराउंडिंग होती है उसे हम ग्राउंड कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट चित्र में जो हमें ट्रीज फिगर दिखाई दे रही है, और जो वाइट है इसकी सराउंडिंग्स दिखाई दे रही है, ठीक है, तो फिगर ट्री, और जो ग्राउंड है वो सराउंडिंग्स कंसीडर होगा। लेकिन एम्बिगियस फिगर ग्राउंड, अब इसमें ये देखिए दूसरी में, इज दिस ए वाइट फिगर ऑन ए ब्लैक ग्राउंड और ए ब्लैक फिगर ऑन ए वाइट ग्राउंड, कि मतलब कि हमें इसमें क्या पता नहीं लग रहा कि वाइट फिगर के ऊपर ब्लैक ग्राउंड है या ब्लैक फिगर के ऊपर वाइट ग्राउंड है, ठीक है। हाँ, तो ये एम्बिगुअस भी होता है, ठीक है, द्वंद्वात्मक भी हो सकता है, ठीक है, फिगर ग्राउंड। अब अगला क्या है, सिमिट्री। सिमिट्री क्या होती है, एलिमेंट्स दैट आर सिमिट्रिकल टू ईच अदर टेंड टू बी परसीव्ड एज यूनिफाइड ग्रुप, मतलब प्रति समता। अब सिमिट्री क्या होती है, एलिमेंट्स दैट आर सिमिट्रिकल टू ईच अदर टेंड टू बी परसीव्ड एज ए यूनिफाइड ग्रुप, मतलब जो प्रति समता, मतलब एक भाग होता है और दूसरा भाग होता है, वो दोनों समान रूप से बटे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे आप एक रोटी है उसको
तोड़ बीच में से ऐसे कर तोड़ आधी करते हैं, तो ऐसे करके मतलब आधी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको हम क्या करते हैं, सिमेट्रिकल टू ईच अदर टेंड टू बी, लेकिन उसको हम अगर वो सिमेट्रिकल बटा हुआ है कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उसको हम एक यूनिफाइड ग्रुप कंसीडर करते हैं, परसीव्ड करते हैं यूनिफाइड ग्रुप, एकीकृत ग्रुप। मतलब कॉमन फेट क्या होती है, कॉमन फेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स विद ए कॉमन मूवमेंट that move in same direction at the same pace at the same time are organized as a group। मतलब कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं या कुछ भी है, ठीक है, व्यक्ति है, कुछ भी है, तो वो एक कॉमन मूवमेंट, एक समान उनकी जो गति होती है और एक ही दिशा में होती है और एक ही स्पीड से होती है और एक ही टाइम पर होती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, द सेम टाइम आर ऑर्गेनाइज्ड एज ए ग्रुप, उनको हम एक ही ग्रुप कंसीडर करते हैं, उनको हम एक ही ग्रुप परसीव्ड करते हैं। अब जैसे आपने जब कई बार शाम को चिड़ियाएँ एकदम ग्रुप्स में उगती हैं, उनकी एक ही स्पीड होती है, एक ही डायरेक्शन होती है, एक ही पेस होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉमन फेट। मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड एज ए ग्रुप, मतलब एक ही ग्रुप का ये निर्माण करते हैं, ठीक है। अब एपिफेमी, अब ये भी इसमें बाद में इसको हम यूज़ करेंगे, इसको बताएंगे, ठीक है। अब है सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी क्या होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर टू वन अनदर, जब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हैं, कुछ भी है, वो एक जैसी दिखाई दे रही होती हैं, और जो व्यूवर है, जो देखने वाला है, वो उन्हें एक ही ग्रुप या पैटर्न में परसीव करता है, ग्रहण करता है। और ये कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कलर्स, देयर कैन बी कलर्स में सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, शेप्स में सिमिलैरिटी हो सकती है, टेक्सचर में हो सकती है, या किसी भी एलिमेंट में हो सकती है, ठीक है। और जो पीपल होते हैं, पीपल टेंड टू थिंक डैट दे शेयर द सेम फंक्शनैलिटी, कि पीपल क्या सोचते हैं, मतलब लोग सोचते हैं कि वो एक ही तरह के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, प्रोक्सिमिटी। अब प्रोक्सिमिटी क्या होती है, प्रोक्सिमिटी इसे हम निकटता का नियम भी कहते हैं। प्रोक्सिमिटी ओकर्स वन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं। तत्व द पोजिशन ऑफ दीज एलिमेंट्स हेल्प टू पोर्ट्रे ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेपरेट पार्ट्स। मतलब इसी सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न अंगों के सार्थक गठन में वस्तुओं की एक दूसरे के पास निकटता सहायक सिद्ध होती है। अब जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये दोनों नज़दीक हैं, अगर आप इसको सेपरेट करके देखेंगे तो आप इन दोनों का मीनिंग आपको शायद समझ में नहीं आए कि आदमी किस लिए हाथ बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये जो लेडीज़ गिर रही है, ठीक है, तो मतलब ये आपको ऐसा लगेगा कि कोई क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इनको, ये दोनों नज़दीक हैं, एक ही रूप में, मतलब ऑर्गेनाइज्ड रूप में देखते हैं, होल के रूप में देखते हैं, तो हमें इस जो चित्र है उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। मतलब कि जो चीज़ इकट्ठी होती हैं तो हम उसे एक ही इकाई के रूप में देखते हैं। मतलब निकटता हमारे जो लर्निंग है उसमें सहयोग करती है किसी एलिमेंट्स के, ठीक है। और जो अलग, जो नज़दीक नहीं होती चीज़, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसे हम अलग समझते हैं, ठीक है। अब है लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या कहती है, कंटिन्यूशन ओकर्स व्हेन द आई इज कंपेल्ड टू मूव थ्रू वन ऑब्जेक्ट एंड कंटिन्यू टू अनदर ऑब्जेक्ट। कि कंटिन्यूशन में क्या होता है कि जो हम है, ठीक है, हमारी आइज़ है वो हमें कंपेल्ड कर देती है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के लिए, ठीक है। अब जैसे ये डॉट्स हैं, हम इसको अलग अलग रूप में ना देखते हुए एक ही रूप में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कोका कोला है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कोका कोला, तो हम इसको एक ही रूप में कंसीडर कर रहे हैं, कोका कोला। मतलब उसको देखते ही आपको पता लग रहा है कि किसी बिवरेज की बात की जा रही है, ठीक है। कंटिन्यूटी हम एकदम उसको होल रूप में ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस डॉट को अलग अलग करके रूप में हो सकते हैं, हमारी जो आइज़ है वो कंपेल कर रही है कि हम इसको एकदम ही, मतलब कंटिन्यू वे में देखें, ठीक है। कोका कोला जैसे एकदम ही आप इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्लोजर क्या होता है कि when look at incomplete visual elements we tend to look for a single recognizable pattern and fix the puzzle।
या क्लोजर ओकर्स व्हेन एन एलिमेंट इज इनकम्प्लीट और ए शेप स्पेस इज नॉट टोटली एनक्लोज्ड। कि ये कब होता है कि जो कोई भी वस्तु है, कुछ भी है, ठीक है, उसमें कुछ इनकम्प्लीशन है, ठीक है, जो हमारा माइंड है वो उसको अपने आप ही कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, उस जो ब्लैंक्स हैं, ठीक है, उनको अपने माइंड में ही बना लेता है। जैसे ये दिए हुए हैं डॉट्स, ठीक है, अब एकदम इसको देखते ही हमें पता लग रहा है कि फुटबॉल, ठीक है, हमारे माइंड में फुटबॉल की जो पिक्चर है वो बन गई है। अब जैसे ये दूसरी तस्वीर है, ये भी बनी हुई है, तो इसमें हम इसको देखते ही जो इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको हमने फिल कर लिया अपने माइंड में, ठीक है, तो उससे क्या पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति है, पर्सन है, वो वेट लिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है, वेट को उठा रहा है, ठीक है। अब ठीक है, अब जैसे ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, इसकी बात की रही थी हमने कि ठीक है, कि समता का सिद्धांत की एक समान जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, एकदम इकट्ठी जो चीज़ चलती है, जैसे आइज़ है हमारी कंपेल करती हैं या हम एक चीज़ को इकट्ठा ही करते हैं। लॉ ऑफ क्लोजर अभी जो बताया मैंने, ठीक है, लॉ ऑफ क्लोजर क्या होता है, लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी कि एक के दो चीज़ें जब इकट्ठी होती है तो हम उसे एक ही मतलब ग्रुप के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर लॉ ऑफ गुड फिगर है, ठीक है, या लॉ ऑफ प्रेगेंजा भी इसे हम बोलते हैं, या लॉ ऑफ प्रेगनेंस है और लॉ ऑफ गुड फिगर। अब लॉ ऑफ प्रेगनेंस क्या कहता है, पीपल विल परसीव एंड इंटरप्रेट एम्बिगुअस और कॉम्प्लेक्स इमेजेस एज द सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल। कि मतलब जो पीपल होते हैं कि कोई टफ फिगर है, ठीक है, या कोई ऐसी फिगर है समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट, ठीक है। अब लॉ ऑफ कॉमन रेन, अब ये कॉमन रेन क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट लोकेटेड विद इन द सेम क्लोज्ड रेन आर परसीव्ड बाय ह्यूमन ब्रेन एज ए ग्रुप। अब जो ये मतलब कि जो सेम ग्रुप हैं विद इन सेम क्लोज्ड रेन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर, तो ह्यूमन ब्रेव है, उसे हम क्या करते हैं कि सेम ग्रुप कंसीडर करते हैं, ठीक है। और जो ये प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज हाईली रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी से बहुत ज़्यादा ये रिलेट करता है, ठीक है। अब देखें जैसे लॉ ऑफ क्लोजर, ठीक है, आप जी है तो इसमें जैसे गैप दिया हुआ है तो आपने माइंड में आपने अपने आप ही क्या करा, इसको कंप्लीट कर लिया। प्रोक्सिमिटी मतलब जो ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है, समीपता, आप इसको जो नज़दीक दिए हुए हैं ये ब्लॉक्स, ठीक है, इसको आप कंसीडर कर रहे हैं में, ठीक, कंटिन्यूशन एस, ठीक है, आप लगातार चल रहे हैं मतलब, ठीक है। और अब सिमिलैरिटी, ठीक है, आप इसमें सिमिलैरिटी देख रहे हैं टी और टी में, ठीक है। अब फिगर एंड ग्राउंड, ठीक है, ट्री विद इन ए लेटर ए। अब जो लेटर ए है, ठीक है, अभी मैंने बताया था फिगर एंड ग्राउंड, तो आप इसमें जो लेटर ए है, ठीक है, इसमें ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ए के अंदर जो वाइट कलर का है, ठीक है, ए में, तो आप इसको ट्री कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक और ला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फोकल पॉइंट। अब जो प्रिंसिपल ऑफ फोकल पॉइंट है वो क्या कहता है, इट स्टेट दैट वेदर वट एवर इज डिस्टिंक्टिव एंड कैचेज द अटेंशन ऑफ द आइज विल होल्ड द व्यूअर्स अटेंशन फर्स्ट, ठीक है। मतलब कि कोई चीज़ होती है जो अलग से होती है, ठीक है, तो उसके लिए जो व्यूअर है उसको पहले देखता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करें, ठीक है, मैंने ये बना दिए बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक है, इन बॉक्स में मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब क्या है कि जो उस व्यूअर है, ठीक है, अब इसको जो चीज़ एकदम ही फोकस करवाएगी वो क्या है, स्टार। मतलब ये क्या है, डिस्टिंक्टिव है, ठीक है, ये अटेंशन को एकदम क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फोकल पॉइंट। एपिफनी, अब ये एपिफनी क्या होती है, इसमें एक और टर्म यूज़ की जाती है इसके लिए, अनदर नोट वर्थी टर्म दैट डिस्क्राइब्स इनसाइट लर्निंग इज एपिफनी। एपिफनीज इन्वॉल्व ए सडन रिविलेशन और अब्रप्ट अवेयरनेस ब्रिंगिंग सीमिंगली chaotic डाटा इनटू सिमेट्री। मतलब कि
जो असंगठित तथ्य होते हैं, डाटा होता है, उनको क्या किया जाता है, एक सिमिट्री में लाया जाता है और अचानक उस क्या होता है, अवेयरनेस, सडन रिवीलेशन और अब्रप्ट अवेयरनेस, ठीक है, कि एकदम ही जागरूकता, रिवीलेशन और अब्रप्ट अवेयरनेस की एकदम जागरूकता आ जाती है, मतलब कि एकदम प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हो जाता है। अब इसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन लर्निंग बाय इनसाइट, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में आवश्यक तत्व क्या है, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ गोल्स, मतलब लक्ष्यों की स्पष्टता समस्त अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, अतः इस प्रक्रिया के प्रारंभ में ही लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। एबिलिटी टू जनरलाइज, मतलब सामान्यकरण की योग्यता। डिफरेंशिएशन, मतलब विभेदीकरण योग्यता के साथ साथ व्यक्ति में सामान्यकरण करने की योग्यता का होना अति आवश्यक है। इस योग्यता के अभाव में संपूर्ण वस्तु को देखकर तथा उसके अंगों का अध्ययन करके कोई भी सामान्य परिणाम नहीं निकाला जा सकता, मतलब संपूर्ण वस्तु के अभाव को देखकर, ठीक है। अगला है कंप्रीहेंशन एज ए होल, संपूर्ण इकाई का मान, मतलब इस विधि के द्वारा सीखने के लिए संपूर्ण इकाई के रूप में स्थिति का बोध करना अति आवश्यक होता है। अगला है ट्रांसफर, अंतर्दृष्टि के परिणाम स्वरूप सीखने का स्थानांतरण भी हो सकता है। एक स्थिति में सीखी हुई बात का दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। चेंज ऑफ बिहेवियर, कि अंतर्दृष्टि से सीखने के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में परिवर्तन का आना आवश्यक होता है, वरना अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की यह प्रक्रिया प्रभावहीन होकर रह जाएगी। अगला है ऑब्जेक्ट्स इन न्यू फॉर्म्स, कि अंतर्दृष्टि के परिणाम स्वरूप समस्या या स्थिति संबंधित वस्तुएं नए रूप में दिखाई पड़ती हैं। अगला है सडननेस ऑफ सॉल्यूशन, कि अंतर्दृष्टि प्रक्रिया के दौरान समस्या का अचानक समाधान अचानक ही हाथ लग जाता है, अतः इसमें गहरे और दीर्घकालीन चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। फिर है प्रीवियस एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव, मतलब अंतर्दृष्टि पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है। इसके विकास से पहले कुछ अनुभव, कुछ परिपक्वता, मैचुरेशन तथा प्रयास या भूलों का होना आवश्यक होता है। सर्च, अंतर्दृष्टि के विकास की प्रक्रिया में भटकन और खोज आवश्यक तत्व होते हैं। इसके बिना अंतर्दृष्टि का विकास संभव नहीं है। जो भटकन और खोज के द्वारा इस समस्या का अचानक समाधान प्राप्त हो जाता है। कैपेसिटी, अंतर्दृष्टि शारीरिक क्षमता पर भी निर्भर करती है, क्योंकि व्यक्तियों की क्षमताओं में भी भिन्नता होती है, अर्थात उनकी क्षमताएं अलग अलग होंगी। यूरिका, अब जो इनसाइट लर्निंग है, आल्सो इन्वॉल्व्स द आई हैव फाउंड इट आ फीलिंग आर यूरिका। अब यूरिका क्या होती है, क्राई ऑफ जॉय आर सेटिस्फैक्शन व्हेन वन फाइंड्स आर डिस्कवर्स समथिंग, कि हम किसी चीज़ को जब एक क्राई ऑफ जॉय, कि एक इंजॉय की, एक आनंद की चीख या एक संतुष्टि की चीख, व्हेन वन फाइंड्स आर डिस्कवर, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पा या खोज लेता है। इनसाइट लर्निंग इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज आहा मूवमेंट, इसे एक आहा मूवमेंट से भी एक्सप्रेस्ड किया जाता है। अब डिफरेंस बिटवीन कनेक्शनिज्म एंड लर्निंग मेथड बाय इनसाइट, संयोजनवाद व अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में क्या अंतर है, ठीक है। अब जो ये कनेक्शनिज्म है, संयोजनवाद है, इसका पहला पॉइंट है दोनों का फिजिकल कैपेसिटी, ठीक है। अब फिजिकल कैपेसिटी का क्या मतलब है, कि इसमें शारीरिक कुशलताओं का प्रयोग होता है। इन शारीरिक कुशलताओं के कारण ही भूल कम करने में सहायता मिलती है, मतलब फिजिकल स्किल्स का। लेकिन लर्निंग बाय इनसाइट में क्या होता है, परसेप्शन, मतलब इस विधि में प्रत्यक्षीकरण प्रमुख होता है, वस्तु को संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जाता है, ठीक है। फिर है फ्रीक्वेंसी ऑफ एफर्ट्स। अब इस विधि में जो बालक है, सीखना बालक के विभिन्न प्रयासों की बारंबारता, मतलब फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। और अंतर्दृष्टि में क्या है, इस विधि में जो सीखना है बालक के इंटेलिजेंस लेवल, बौद्धिक स्तर पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, इस विधि से सभी प्रकार के लोग सीख सकते हैं, फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल, फॉर इंटेलिजेंट, मतलब। लेकिन इनसाइट में क्या होता है, इस विधि से केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही सीख सकते हैं। इसमें कनेक्शनिज्म में क्या होता है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं होता, इसमें सीखने का हस्तांतरण नहीं होता। लेकिन इनसाइट लर्निंग क्या होता है, इसमें सीखने का हस्तांतरण भी होता है।
ठीक है। फिर पाँचवा है फॉर वीकर लर्नर। अब इस विधि की उपयोगिता मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए अधिक होती है, और जो इनसाइट लर्निंग है इसकी उपयोगिता प्रतिभावान व उच्च बुद्धिलब्धि वाले बालकों के लिए अधिक होती है, जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है। अब हमने यहाँ हाई IQ की बात करी है, इंटेलिजेंट कोशेंट की कैसे निकालते हैं, MA/CA, ठीक है, MA/CA इंटू 100, मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, ठीक है। अब जो ये मेंटल एज की बात है, या जो ये IQ का फार्मूले की बात है, इसको 1904 में इन्वेंट किया गया था अल्फ्रेड बिने द्वारा, ठीक है, अल्फ्रेड बिने द्वारा। अब मेंटल एज क्या होती है, ए पर्सनस मेंटल एबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज द एज एट विच एन एवरेज पर्सन रिचेज द सेम एबिलिटी, मतलब कि एक ऐसी मानसिक आयु कि जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक साधारण उम्र में उस कार्य को करने योग्य हो जाता है। मतलब अगर कोई 5वीं का बच्चा 8वीं का सम क्लियर कर रहा है तो उसकी जो मेंटल एज है मतलब वो 8वीं के बच्चे के इक्वल है, ठीक है, मतलब वो 5वीं में ही 8वीं का काम सीख गया है, ठीक है, उसकी मेंटल एज हम 8वीं के बच्चे के बराबर कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगला है फॉर ऑल टाइप ऑफ लर्निंग। अब इस विधि से प्रत्येक प्रकार का अधिगम हो सकता है, और इनसाइट में क्या होता है, फॉर नॉट ऑल टाइप ऑफ लर्निंग, इसके नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रकार का अधिगम नहीं हो सकता, जैसे पढ़ना लिखना इत्यादि। अब हम गेस्टाल्ट या अंतर्दृष्टि सिद्धांत है या सूझबूझ सिद्धांत है, इसके शैक्षिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। यूटिलिटी इन करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, पाठ्यक्रम निर्माण में उपयोगिता। अब पाठ्यक्रम निर्माण में सूझबूझ या अंतर्दृष्टि प्रक्रिया को ध्यान में रखकर पाठ्य के विभिन्न अंगों को एकीकृत किया जाता है। मतलब जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है इसी सिद्धांत के परिणाम स्वरूप बनाया गया है। अब इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है, एन इंटीग्रेटेड करिकुलम इट डिस्क्राइब्ड एज वन दैट कनेक्ट्स डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडी बाय कटिंग अक्रॉस सब्जेक्ट मैटर लाइन्स एंड एम्फसाइजिंग यूनिफाइंग कंसेप्ट्स, मतलब कि जिसमें जैसे मैथ है, साइंस है, बायो है, कॉमर्स है, इनको अलग अलग मतलब डिवाइड नहीं किया जाता, मतलब एक ही मतलब कंसीडर किया जाता है, एक ही ग्रुप में कंसीडर किया जाता है। मतलब कि अगर जैसे टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो उसने बच्चों को कहा कि एंशियंट मैंस पर आप का टेस्ट होगा, आप रिसर्च करें, तो वो जब बच्चा कंप्यूटर में रिसर्च करता है तो वो मतलब जब सर्च करेगा तो हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, ठीक है, और वो कंप्यूटर की नॉलेज भी ले रहा है, मतलब ठीक है। तो मतलब एक टाइम पर वो इंग्लिश सीखते सीखते मतलब दूसरे सब्जेक्ट्सों को भी सीख रहा है, मतलब ठीक है, तो मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे बीएड इंटीग्रेटेड भी आपने सुना होगा कि 4 इयर्स की बीएड इंटीग्रेटेड है, ठीक है। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, कि अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, ठीक है, अभिप्रेरणा का महत्व। अब यदि सीखने में होने वाले लाभों का पहले से ही ज्ञान हो जाए तो बालक अपनी सूझबूझ और बुद्धि का भरपूर प्रयोग करेगा। अतः अभिप्रेरणा का इस विधि में बहुत महत्व है, इससे बच्चों में कार्य सीखने की रुचि भी बनी रहेगी, ठीक है। अगला है यूजफुल इन डिफ़िकल्ट टास्क्स, कठिन विषयों में लाभकारी। अब कठिन से कठिन कार्यों को करने के और सीखने के लिए सूझबूझ का सिद्धांत बहुत लाभकारी रहता है। जैसे गणित है या विज्ञान है, उस विषय में हमें कई बार सोल्यूशन एकदम ही माइंड में आ जाते हैं। फिर है यूजफुल इन साइंटिफिक इन्वेंशंस, वैज्ञानिक खोजों के लिए लाभकारी। अब वैज्ञानिक खोजों के लिए भी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ही सहायता करता है, इसके अभाव में खोज कार्य नहीं हो सकते। फिर है हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर्स, मतलब बौद्धिक शक्तियों के विकास में सहायता। अब बालकों के बौद्धिक विकास के लिए उनकी अंतर्दृष्टि या सूझबूझ बहुत सहायक होती है। अतः इस विधि से अधिक कार्य को करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है सी चाइल्ड एज ए होल, मतलब बालक संपूर्ण रूप से देखा जाए। अब माता पिता व जो अभिभावक हैं या अध्यापक हैं उनको चाहिए कि बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से देखकर ही उसके बारे में कोई विचार बनाया जाए। उसके किसी एक कार्य से ही उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगा लेना
अमनोवैज्ञानिक और अन्याय युक्त होगा। मतलब कि आप बच्चे की एक डिसक्वालिटी है उसको देखकर ही उसके बारे में विचार बना लें, नहीं, आप उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करें तब उसके बारे में विचार बनाएं। तो आज हमने गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, कनेक्शनिज्म और लर्निंग बाय इनसाइट में डिफरेंस है, ठीक है, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। धन्यवाद।